बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, इस टॉपिक 15.2 में हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के हवाले से डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे और इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन हमने अभी करनी है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ रिप्रेजेंटेड बाय, ये ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरीके से? रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड लाइंस। जिस तरह किसी चार्ज के सराउंडिंग में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। और ये जो फील्ड लाइंस होंगी, इसके बारे में हम ये कहें कि these field lines gives the strength as well as direction of the gravitational field। किसी भी ग्रेविटेशनल फील्ड को ड्रॉ करने के लिए हम लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो लाइन जो होती हैं वो हमारे पास स्ट्रेंथ भी शो करेंगे और डायरेक्शन भी शो करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड लेंथ जो है ये हमारे पास फील्ड लाइन से शो होती है। उसको देखते हैं डायग्राम से। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के सराउंडिंग में एक रीजन है जहाँ से अर्थ किसी और बॉडी को, किसी और ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रही है। तो इस जहाँ से ये बॉडी अट्रैक्ट हो रही है उसको हम नाम दे रहे हैं कि ये ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास मौजूद है यहाँ पर। और इस ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ को हमने कैसे लिखना है या कैसे रिप्रेजेंट करना है? यहाँ से फॉर एग्जांपल बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो हमने इनवर्ड कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी हैं जिसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन कह रहे हैं। अब स्टूडेंट, इसमें एक पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि फील्ड लाइंस जो होंगी, ये जो आपको नज़र आ रही हैं फील्ड लाइंस, आपके पास अगर क्लोज़र हो, फील्ड लाइंस दैट आर क्लोज़र टुगेदर, जहाँ पर फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे के क्लोज़ हो, तो वहाँ पर हम ये शो करेंगे कि टुगेदर इंडिकेट दैट, ये किस चीज़ का इंडिकेशन देगा? दैट ए स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड, कि यहाँ पर फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। तो जहाँ पर आपके पास फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहाँ पर हम कहते हैं फील्ड आपस में स्ट्रॉन्ग है। लेकिन स्ट्रेंथ हम यहाँ से शो कर सकते हैं कि ये दो फील्ड लाइंस इस पॉइंट ए के ऊपर आपके पास आपस में फील्ड लाइन क्लोज हैं। या कोई और पॉइंट हम देख लेते हैं, यहाँ पर फील्ड लाइंस आपस में क्लोज हैं एज़ कम्पेयर टू दिस वन, इस जगह के मुकाबले में। यानी ये जो बी पॉइंट है यहाँ पर फील्ड की विड्थ ज़्यादा है, फील्ड लाइंस में विड्थ ज़्यादा है, तो ये फील्ड आपके पास क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरी बात ये है कि इसका इन्वर्स है कि फील्ड लाइंस दैट आर अवे फ्रॉम ईच अदर, दैट आर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर हैं, फ्रॉम ईच अदर, तो इंडिकेट करेगा ये वीक फील्ड को, इंडिकेट ए वीक फील्ड एट दैट रीजन, ए वीक फील्ड, ए वीक ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट रीजन। जहाँ पर आपस में फील्ड लाइंस दूर हो जाएंगी वहाँ पर आपके पास ये वीक शो हो जाएगा फील्ड। तो जहाँ पर फील्ड लाइंस आपस में नज़दीक होती हैं वहाँ पर स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होगी और जहाँ पर फील्ड दूर है वहाँ पर आपके पास फील्ड वीक होती है। अब अगर हम इसको मैथमेटिकली देखेंगे और प्रॉपर एक डेफिनेशन देखेंगे तो हम इसमें ये करेंगे कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इसको हम ये कहेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ
इज़ द फोर्स पर यूनिट मास। किसी मास के ऊपर कितनी फोर्सेस एग्जर्ट हो रही हैं, कितनी फोर्सेस लग रही होती हैं, इसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। और मैथमेटिकली अगर हम उसको देखेंगे तो मैथमेटिकली हमारे पास ये हो जाएगा, मैथमेटिकली फोर्स पर यूनिट न्यूटन सेकंड लॉ से ही लिखेंगे हम। F इज़ इक्वल टू एम ऐसे लिखेंगे और इसको हम लिखेंगे A इज़ इक्वल टू एफ बाई एम। लेकिन चूंकि हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की बात होती है तो हम लिखेंगे F डिवाइडेड बाय मैस। तो ये आपके पास इक्वल टू ग्रेविटी आ जाएगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को जो है हम F बाई एम कहते हैं, फोर्स पर यूनिट मास। ज़मीन कितना फोर्स लगा रही है किसी यूनिट मास के ऊपर, इसको हम ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर है और इस वेक्टर के ज़ाहिर है आपके पास डायरेक्शन होंगे और ये डायरेक्शन डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर ऑफ द अर्थ होती हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और हम ये भी कहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपके पास एक ही टर्म्स हैं। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आर इक्वल, ये आपके पास न्यूमेरिकली इक्वल रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये स्टूडेंट आपके पास एक रीजन है सराउंडिंग द हैवी ऑब्जेक्ट के जहाँ से वो दूसरे लाइट ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा होता है। अगर आप इसके यहाँ पे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट देखेंगे तो आपके पास आ जाएगी न्यूटन पर केजी, और न्यूटन पर केजी को स्टूडेंट हम लिखते हैं आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारे पास ग्रेविटी की भी इक्वल आएंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट हम देखेंगे वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी, ये जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, के सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कितनी होती है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और उसको हमने ज़मीन पे प्लेस किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये अर्थ है, ये अर्थ है और इसको हमने एक छोटे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है, ये स्मॉल एम। ज़मीन का मैस हम कैपिटल एम लिख देते हैं, मैस ऑफ अर्थ, और इस ऑब्जेक्ट का मैस हम स्मॉल एम कर देते हैं। ये हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। सो हम कहते हैं कि कंसिडर ए स्मॉल ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, स्मॉल है या बिग है, स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मैस एम, ऑफ मैस एम इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने ज़मीन के सरफेस पे किसी एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया है, ठीक है। और रेडियस ऑफ द अर्थ हमारे पास, रेडियस ऑफ द अर्थ, ज़मीन का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से लिख लेते हैं, आर ई, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है। और हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि F इज़ इक्वल टू जी एम और एम आर स्क्वायर। ये हमारे पास न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ के अकॉर्डिंग
इक्वेशन नंबर 1 हमने लिख दिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग F इज़ इक्वल टू एम जी हम लिखेंगे, चूँकि हम ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बात कर रहे हैं, वरना ये F इज़ इक्वल टू एम ए होता है और ये वेट के भी बराबर होता है। इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक रिज़ल्ट आएगा, एक रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा, वो हो जाएगा कि एम जी इज़ इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ और स्मॉल मैस और डिवाइडेड बाई आर स्केयर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब स्मॉल एम को कैंसिल आउट कर देगा। इसके कैंसिलेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा जी इज़ इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ और आर स्केयर। ये हमारे पास ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी। अब स्टूडेंट आप जानते हैं कि इसमें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास फिक्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जी की वैल्यू हमारे पास फिक्स है और वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये फिक्स है। और मैस ऑफ अर्थ जो है, मैस ऑफ अर्थ उसको हम लिखते हैं 6 इंटू 10⁻24 kg, ये हमारे पास 9/10 से कन्फर्म है। और एक और वैल्यू जिसके अंदर है रेडियस ऑफ द अर्थ, वो भी हमारे पास फिक्स वैल्यू है और रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास है 6400 किलोमीटर और इसको आप लिख सकते हैं मीटर्स में। तो 6400 10⁻³ मीटर्स आप इसको लिख सकते हैं। ये सारी वैल्यूज़ अगर हम स्टूडेंट इस फार्मूले में पुट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट बनने जा रहा g इज़ इक्वल टू 6.67 10⁻⁻11। ये वाली वैल्यू आ जाती हैं कैपिटल G की। आगे मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू आएगी 10⁻24, ठीक है, kg के साथ आएगी और डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 और 10⁻³ मीटर्स में, तो ये आर स्क्वायर इसको कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली, वी विल गेट 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास यूनिट बचेंगे, जिसको हम फाइनली कहेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट विच इज़ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हमारे पास ग्रेविटी का एक रिज़ल्ट आ जाता है जिसको हम 9.8 कहते हैं। स्टूडेंट अगर इस g के इस फार्मूले को हम देखेंगे तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम ये देख रहे हैं कि g जो है, स्मॉल g जो है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है, ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट है। इंडिपेंडेंट ऑफ द मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी स्मॉल मैस पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। जो स्मॉल m था वो हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। अब आपके पास ऑब्जेक्ट छोटा हो या बड़ा हो, बोथ लाइट एंड हैवी ऑब्जेक्ट फॉल एट द सेम रेट इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, ज़मीन उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को सेम अट्रैक्ट कर रही होगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या जिसको हमने अभी कहा था ग्रेविटी, ये आपके पास डिपेंड करे, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड्स अपॉन द मैस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो मैस ऑफ द अर्थ, ठीक है, ज़मीन के मैस के ऊपर डिपेंड करें, जिसको हम कैपिटल ME लिखेंगे, एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, इन दोनों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा, रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये आपके पास दो चीज़ों पे यहाँ पे डिपेंड कर रहा कि मैस ऑफ द अर्थ आप देख सकते हैं इस फार्मूले में, ये कैपिटल M है और ये RE है, और ये जो G है ये कांस्टेंट है। तो ये आपके पास इन दो बातों पे डिपेंड कर रहा। स्टूडेंट अगर आपको किसी और प्लैनेट का मैस गिवन किया जाए, किसी और प्लैनेट का मैस और किसी और प्लैनेट का रेडियस गिवन किया जाए और आपको कहा जाए कि वहाँ पर ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो आपने इसी फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है। ये फार्मूला सिर्फ अर्थ के लिए नहीं है,
इसको जनरलाइज्ड भी किया जा सकता है, ठीक है। सो जनरली हम उसको लिखेंगे कि आपके पास अगर ये फार्मूला जनरली लिखा जाए तो हम उसको कहेंगे कि G इज़ इक्वल टू, हम लिखेंगे कैपिटल G और मैस और R स्क्वायर। बहुत सिंपल और जनरल हम इसको ये फार्मूला ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें मैस किसी भी सैटेलाइट का, किसी भी आपके पास प्लैनेट का मैस हो जाएगा और R उस प्लैनेट का रेडियस हो जाएगा। तो ये आप इस तरीके से जनरली डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे कि G की वैल्यू एल्टीट्यूड के साथ कैसे कैसे चेंज होती है, हाइट के साथ कैसे कैसे वैल्यू चेंज होगी। सो स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि वेरिएशन ऑफ G जो है वो एल्टीट्यूड के साथ हमारे पास कैसे होगी। अगर हम किसी बहुत लार्ज हाइट की पर चले जाते हैं तो हमारे पास G की वैल्यू क्या होगी। तो हम ये कह देते हैं कि द वैल्यू ऑफ G जो है, द वैल्यू ऑफ G यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटी जो है एट अ गिवन प्लेस डिपेंड्स अपॉन, एट अ गिवन प्लेस किसी भी जगह के ऊपर अगर हम इसको देखेंगे तो एट अ गिवन प्लेस डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, के हम सेंटर ऑफ द अर्थ से कितने दूर हैं ये उस पर डिपेंड करेगा, कितने हाइट पे हैं या हम कहाँ पे हैं, तो ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर G की वैल्यू जो है वो तो वैसे 0 होती है सेंटर ऑफ द अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर 9.8 होती हैं। आगे हम जाते हैं तो फिर ये वैल्यू चेंज होती हैं। एक डायग्राम देखेंगे, उसके बाद उसकी एक छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। स्टूडेंट इस डायग्राम में देखें हमारे पास अर्थ है और ये हमारे पास अर्थ का रेडियस है, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है और ये ज़ाहिर सरफेस ऑफ द अर्थ है। अगर हम किसी हाइट पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल पॉइंट A के पास आते हैं तो हमारे पास हाइट आ जाती है h, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम अब देखेंगे तो हमारे पास आ जाते हैं r प्लस एच, यानी अगर हम देखेंगे तो हमारे पास r प्लस एच के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो जितने हाइट पे हम जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू हमारे पास चेंज होती रहती है। तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला क्या है, एज वी नो दैट, हमारे पास ग्रेविटी का फार्मूला अभी हमने डिराइव किया है, उसमें हमने लिखा है कि G इज़ इक्वल टू कैपिटल G मैस और R स्क्वायर। अगर हम बहुत ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी अगर हम एट हाइट बात करते हैं तो एट हाइट h की अगर हम बात कर देते हैं तो फिर हम इस R को लिखेंगे R प्लस एच, लिखेंगे इसको R प्लस एच और इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास इक्वेशन 1 में ये वैल्यू आने के बाद ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह लिखा जाएगा कि G इज़ इक्वल टू GM और R प्लस एच का स्क्वायर लिखेंगे, R प्लस एच का होल स्क्वायर, चूँकि R का स्क्वायर है तो R प्लस एच का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाए और इसके साथ हम एक h लगा देंगे, चूँकि ये हाइट के लिए अब ये वाली वैल्यू यूज़ हो रही है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट हाइट h जो है वो हम G ऑफ h लिख देंगे और यहाँ पर हमने R प्लस एच को इसमें ऐड कर दिया है। अगर आप देखते हैं एट सरफेस आपके पास जो वैल्यू आती है, एट सरफेस जो सरफेस पे अभी हमने वैल्यू लिखी थी वो हमारे पास आ रही थी G ऑफ वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ इक्वल टू GM ओवर R स्क्वायर। सिंपल हम उसको लिखेंगे विद R स्क्वायर, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं, इसको हम स्टूडेंट इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब अगर आप कंपेयर कर लें इक्वेशन 3 को और इस इक्वेशन 2 को तो आपके पास एक रिज़ल्ट आएगा कि कंपेयर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे स्टूडेंट आपके पास रिज़ल्ट आएगा कुछ इस तरीके से कि GM R स्क्वायर इज़ इक्वल टू GM R प्लस एच का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट इसमें आपके पास जो रिज़ल्ट इस वक्त आया हुआ है उसमें आपके पास R स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R प्लस एच आ रहा। तो ऑटोमेटिकली जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे लेके जाएंगे
तो ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास डिक्रीज़ करती जाएगी। और उसमें एक स्टेप अगर आप आगे चलते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि ग्रेविटी एट हाइट इज़ इक्वल टू, ये जो इक्वेशन 2 है, अगर हम इसकी बात करें, इस इक्वेशन 2 की हम बात करते हैं, तो इसमें जब आप हाइट को इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी। जी ऑफ एच डिक्रीजेस एट हाई या एट हाइट ऑफ एच। अगर आप एच की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका जी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी। सो आपके पास जितने भी हम सेंटर से अवे मूव करते हैं, एज वी गो फर्दर अवे फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, तो वैल्यू ऑफ जी आपके पास डिक्रीज़ कर देती है। ठीक है, इसके लिए मैं एक शॉर्टकट फार्मूला भी स्टूडेंट यहाँ पर लिख देता हूँ कि जो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर इसके MCQs देखते हैं तो इसमें शॉर्टकट इस तरह करने हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इतने हाइट पे चले जाए जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। इफ़ वी गो टू द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो फिर जी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो स्टूडेंट जी ऑफ हाइट विल बी इक्वल टू GM R प्लस एच होल का स्क्वायर किया था। अब इसमें हमने ये कहा कि अगर मैं इतने हाइट पे चला जाऊँ जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है, तो मैं अब आपके पास इसकी जगह पर भी R लगा देता हूँ। तो आपके पास GM R प्लस R आपके पास क्या हो जाएगा, 2R, हाइट का स्क्वायर यानी उसका रेडियस डबल हो जाएगा। हाइट चूँकि हमने इतना ट्रेवल किया जितना रेडियस ऑफ द अर्थ है, स्टूडेंट यहाँ पर ये 1/4 आपके पास आ जाएगा GM ओवर R स्क्वायर। सो अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपके पास 1/4 टाइम रिड्यूस कर जाती हैं अगर आप इतना ट्रेवल करते हैं जितना आपके पास रेडियस ऑफ द अर्थ है। तो रेडियस ऑफ द अर्थ को ट्रेवल करने के लिए हमने इसकी जगह R वैल्यू पुट कर दी, वो 2R हो जाएगा, उसका स्क्वायर 1/4 आपके पास आ जाएगा। सो ये आपके पास 1/4। तो इसमें हम MCQs सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से वो ये कह सकता है कि आप डबल हाइट पे चले जाएं तो बताएं कि क्या वैल्यू हो जाएगी। तो फिर हम यहाँ पर 2R लगा देंगे, 2R प्लस R हो जाएगा। जब उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली 3R का होल स्क्वायर आएगा, तो नीचे हमारे पास 1/9 आएगा। तो 1/9 टाइम जो है वैल्यू रिड्यूस कर जाएगी। तो ये MCQs के लिए हम ये रिलेशन यूज़ करेंगे। सो आज के लिए इस टॉपिक में इतना है, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।